चलेगा। तो मेरी आगे मेरी बात समझना, वापस से मैं बोल रहा हूं, ये जो 45,000 रुपए हैं जो हमें मिले तो हैं रीजॉइनिंग के टाइम पर, जो हमें मिले तो हैं रीजॉइनिंग के टाइम पर, बट जरा सोच के देखो, क्या ये करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी है या ये प्रायर पीरियड आइटम है? मिले भले ही हमें ये इस साल हैं रीजॉइनिंग के टाइम पर, बट ये उस पीरियड के हैं 45,000 रुपए, तो ये उसी पीरियड में बुक होने चाहिए थे, हमने नहीं किए। तो अब हम जो अकाउंटिंग जो एंट्री डालेंगे वो ये नहीं डलेगी, दिस इज नॉट करेक्ट एंट्री। नॉट अ करेक्ट एंट्री। एज पर AS 5, एज पर AS 5, सैलरी अकाउंट डेबिट, एज पर AS 5 सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रायर पीरियड सैलरी, सैलरी डेबिट टू बैंक। जो करंट ईयर की सैलरी है वो 30,000 सैलरी के नाम से बुक होगा। जो 45,000 पिछले साल से रिलेटेड है वो यहाँ प्रायर पीरियड सैलरी के नाम से आएगा। और टू बैंक, क्योंकि टोटल पेमेंट आपने 75,000 किया है तो याद है। बताइए, क्या ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया वो बिल्कुल अब क्लियर है इस एग्जांपल के द्वारा? अराइज हुआ है करंट ईयर में, अराइज हुआ है करंट ईयर में, लेकिन रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर है। एरर और ओमिशन की वजह से प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ पाया था। फिर वो चाहे एरर इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, वो प्रायर पीरियड के रूप में बुक होगी। आ जाओ। अब हम बात करते हैं जरा सेकंड पॉइंट पर, मैंने क्या लिखा है सुनना। अब इस बात को समझने के लिए फिर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए। ये है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का पीरियड। 1 अप्रैल 21 से 2022। जनवरी 2022, जनवरी 2022, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए जिनकी सैलरी थी 15,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। इन्हें टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट, टर्मिनेटेड। चलिएगा। तो मिस्टर ए को क्या कर दिया आपने, टर्मिनेट कर दिया जनवरी 2022। अब लीजिए यहां पर आइए, यहां आ गई आपके पास 1 जून 22। बहुत ध्यान से सुनना। 1 जून 22 पर ड्यू टू
कोर्ट ऑर्डर, रीजॉइनिंग हुई, रीजॉइनिंग हुई, ठीक है। सैलरी जनवरी 22 से और मई 22 रिसीट, रिसीट यानी 15,000 इंटू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई यानी 5 महीने, तो ये हो गया आपका 75,000। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। 1 जून 22 ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इनको टर्मिनेट किया गया था मिस्टर ए को, और इन्होंने इस टर्मिनेशन के अगेंस्ट एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। तो जो 1 जून 22 है, उस 1 जून 22 को ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट उनको क्या बोला गया कि रीजॉइनिंग करेंगे ये, और इन्हें पूरी सैलरी मिलेगी जनवरी से लेकर मई तक की। कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से रीजॉइनिंग हुई। नाउ द सिचुएशन इज द डिफरेंट। जब आपने किसी एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया था तो क्या उसकी सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं? 15,000 इंटू 3 45, 15,000 इंटू 2 यानी 30। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? जब किसी कंपनी ने एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, यही चीज मैं आपको बता रहा था, यहां लिखी है मैंने। द प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड, उसे प्रायर पीरियड नहीं माना जाएगा जो एडजस्टमेंट नेसेसरली करना पड़ा ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। है वो प्रायर पीरियड का, लेकिन उसका एडजस्टमेंट होना ही नहीं था, अब नेसेसरी हो गया ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस कि आपको उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो करंट पीरियड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी यहां पर आप जो एंट्री डालोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरे 75,000 करंट ईयर में बुक होंगे। अब इसमें आप कोई प्रायर पीरियड आइटम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट ही कर दिया, तो टर्मिनेशन की वजह से तो अब तो आप सैलरी बुक करोगे ही नहीं ना। जब भैया आपको पता है कि भैया कोर्ट का ऑर्डर आएगा और आपको उसे सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं। तो जब आपने टर्मिनेशन दे दिया, तो फिर आप ये 45,000 का खर्चा भी बुक नहीं करोगे। अब खर्चा बुक नहीं करोगे, लेकिन यहां पर आपको वो सारा खर्चा पे करना पड़ा। एक साथ 5 महीने की सैलरी आपको 75,000 देनी पड़ी, तो वो करंट ईयर के पीरियड का ही खर्चा माना जाएगा। यहां पर मैं कोई प्रायर पीरियड आइटम के रूप में उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो बताइए, क्या अब मेरे हिसाब से आपको इन दो एग्जांपल्स के थ्रू ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इस सिचुएशन में मुझे प्रायर पीरियड बुक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे कोई भी प्रायर पीरियड की एंट्री पास नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रायर पीरियड के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालें इसी में। लिखें द नेचर एंड अमाउंट, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड
of prior period items. The nature and amount of prior period items should be separately disclosed should be separately disclosed in the statement of separately disclosed in the statement of profit and loss in such a manner in such a manner that their impact their impact on current year's profit their impact on current year's profit can be seen. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इनको पीएनडल में आप इस तरह से दिखाओगे कि उनका जो इम्पैक्ट है करंट ईयर के प्रॉफिट पर वो देखा जा सके। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो प्रायर पीरियड आइटम में भी एक ही पॉइंट है कि इनका इम्पैक्ट शो हो जाए, उसका नेचर समझ में आना चाहिए और उसका प्रॉफिट पर इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए। कैसे? जैसे देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां हमने अपनी रेवेन्यू लिखी, यहां हमने अपनी रेवेन्यू को लिखा, ठीक है। इसमें से हमने माइनस कर दी अपनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स। बताओ, क्लियर बिल्कुल। फिर अब यहां पर हम करेंगे प्लस माइनस।
एडजस्टमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, एडजस्टमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स, इनका हम एडजस्टमेंट कर देंगे जो भी प्लस या माइनस होगा। अगर प्रायर पीरियड का खर्चा है तो वो प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, और अगर प्रायर पीरियड की इनकम है तो वो प्रॉफिट में प्लस हो जाएगी। तो ये अब आपके पास जो आ गया, ये आ गया प्रॉफिट और लॉस। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स, ये लीजिएगा। तो बेसिकली AS5 क्या बोलता है कि आप जब भी प्रायर पीरियड आइटम को अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में दिखाओगे तो उसका नेचर यानी किस नाम से वो प्रायर पीरियड का है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रायर पीरियड सैलरी है या प्रायर पीरियड कमीशन इनकम है, तो उसका नेचर आपको लिखना पड़ेगा। एज वेल एज आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज वेल एज आपको उसका अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ताकि आप उसका प्रॉफिट पर क्या ढूंढ सकोगे, इंपैक्ट ढूंढ सकोगे कि हाँ इसका प्रॉफिट पर ये इंपैक्ट है। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा हो गया पॉइंट नंबर 4 में, किसका, प्रायर पीरियड आइटम्स का। बताइए क्लियर है तो बिल्कुल आगे बढ़े अपन। आइएगा पॉइंट नंबर 5। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 5 पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट की अकाउंटिंग, जल्दी से देखिएगा अपने उस पर डायग्राम पर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस हो जाना। तो लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये लीजिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अगर हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंजेस आता है तो अब हम कैसे दिखाएंगे उसको। देयर आर वेरियस accounting estimates there are various accounting estimates exists in preparing financial statements.
There are various accounting estimates exist in preparing financial statement. Estimation of useful life of an asset. हम अकाउंट्स में कोई भी असेट अगर हम खरीद रहे हैं तो हम उसकी यूजफुल लाइफ को क्या करते हैं, हम उसे एस्टिमेट करते हैं कि भाई हाँ, ये जो असेट है वो इतने समय तक क्या रहेगी, आपके पास काम में आएगी. एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू ऑफ असेट. एस्टिमेशन ऑफ स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू ऑफ असेट. एस्टिमेशन ऑफ प्रोविजंस. तो दीज आर नोन एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. तो कई सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एग्जिस्ट करते हैं इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि हमारे उन एस्टिमेट में आगे जाकर कोई चेंज हो जाए. इफ these estimates if these estimates change after some period, then we must adjust impact of such changes. We must adjust impact of such changes in financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. अगर ये एस्टिमेट कुछ समय बाद चेंज हो जाएं तो हमें इनके इम्पैक्ट को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाना पड़ता है. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. चेंज इन accounting estimates. If such change is material, if such change is material, if such changes
आर इममटीरियल। अगर ये जो चेंज हुआ है ये मटेरियल है, या अगर ये चेंज हुआ है वो इममटीरियल है। मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Must be disclosed separately in statement of profit and loss account in such a manner that their impact on profit their impact on profit can be seen। ये लीजिएगा, यानी अगर ये मटीरियलिटी का चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पास, तो आपको उस चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से सेपरेटली दिखाना होगा कि उसकी वजह से प्रॉफिट पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, यानी प्रॉफिट बिफोर चेंज एज वेल एज उस चेंज का एडजस्टमेंट करो, और आपके पास प्रॉफिट आफ्टर चेंज आ जाए। और नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। कोई सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है यहां पर आपका। सेपरेट डिस्क्लोजर का मतलब वही होता है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये मान लीजिए मेरे पास आ गया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये लीजिए, सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया, फिर इसमें से करूंगा एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये लीजिए, समझ में आ गया। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये लीजिएगा, बात समझ में आ गई। यानी एक बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चेंज के पहले ये प्रॉफिट था, चेंज का इम्पैक्ट मैंने सेपरेटली दिखाया, और इस तरह से दिखाया उसके नाम उसके अमाउंट को, कि मुझे ये पता लग गया कि अगर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज न होता तो ये प्रॉफिट था, और अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से ये प्रॉफिट आ गया। तो बस इसी चीज को हम कहते हैं उसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में दिखाना। क्लियर बिल्कुल। तो अगर आपके पास चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसको आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। बताइए, क्लियर बिल्कुल ये भी। नाउ अब हमारे पास लास्ट इंपैक्ट बता, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लिखे हैं पॉइंट नंबर 6, अकाउंटिंग फॉर चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज की वजह से क्या अकाउंटिंग हमें करनी है। आइएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है और उनके चेंज का ट्रीटमेंट। whenever any accounting policy is changed, whenever any accounting policy is changed, then following should be disclosed। देखिएगा, हमारे बिजनेस में हम कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली उन अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ जाता है। तो अगर कोई भी एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करती है तो उसे कुछ बातें अपने यहां पर अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ए, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, ओल्ड पॉलिसी क्या थी। बी, न्यू पॉलिसी आप क्या लेना चाह रहे हो, न्यू पॉलिसी आप क्या लेना चाह रहे हो। रीजन ऑफ चेंज,
रीजन ऑफ चेंज, आप ये जो चेंज करना चाह रहे हो इसका रीजन क्या है? रीजन ऑफ चेंज, किस वजह से आप चेंज करना चाह रहे हो? ड्यू टू कंप्लाइंस, कंप्लाइंस विथ लॉ, क्या कानून को कंप्लाई करने के लिए जरूरी है? यानी लॉ में कोई ऐसा चेंज आ गया या लॉ ने ऐसा बोल दिया और उस लॉ में लिखी हुई बात को कंप्लाई करने के लिए मुझे अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ गया। या फिर ड्यू टू कंप्लाइंस, ड्यू टू कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ड्यू टू कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ड्यू टू कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस करना चाह रहे हो। और तीसरा, और बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और भी बेटर प्रेजेंटेशन चाहते हो और इस वजह से आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो। और डी, इम्पैक्ट ऑफ चेंज दिखाओगे। इम्पैक्ट ऑफ चेंज यानी उस चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ेगा आपको वो दिखाना है। तो अगर कोई भी एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करती है तो अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के लिए उसे ये सभी बातें क्या करनी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूड्स चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। आपने जैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पर गए, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पर गए।
चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन। मतलब आप पहले इन्वेंट्री वैल्यूशन के लिए फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, फिर आपने क्या कर दिया, उसको लीफो मेथड पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन को चेंज करते हो तो वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज इन वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यूशन में कोई चेंज करते हो तो वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट should be retrospective impact should be calculated। Retrospective impact should be calculated due to change in accounting policies, whether possible, whether हमें रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट भी डाल देना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड में अगर हम चेंज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स से, तो हमें उसका इम्पैक्ट प्रीवियस ईयर से लेकर आना पड़ेगा, यानी रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आपको करना पड़ेगा। आप हालांकि प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट डालना, तो बेसिकली वही चीज कहलाती है अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट डालना। तो बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो एस 5 इन सभी बातों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताता है। पॉलिसीज का चेंज, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज, प्रायर पीरियड आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का ट्रीटमेंट, और जो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल सबको?